हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम इस कॉमिक के वॉल्यूम 2 के फाइनल 2 इश्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है मार्क के सोए हुए दिखने से, जहां हमें साथ में ये भी बताया जाता है कि कई कई रात जाग कर हीरोइक काम करने की वजह से आज मार्क या इनविंसिबल अपनी नींद को पूरी कर रहा होता है। तो मार्क को तो यहाँ सुला दिया जाता है क्योंकि इस इशू में फोकस किया जाता है गार्जियंस ऑफ द ग्लोब की टीम पर, जिसका हम अभी तक बस नाम ही सुनते आ रहे थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिडनाइट सिटी नाम की जगह पर सुबह 9 बजे के टाइम पर जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सुबह 9 बजे भी रात जैसा आसमान दिख रहा होता है। तो यहीं की एक जगह पर दो चोर कुछ चुराने आए होते हैं और अपना ये काम करते हुए उनमें से एक दूसरे को बताता है कि वहाँ हमेशा रात इसलिए रहती है क्योंकि 3 साल पहले एक मिडनाइट मैजिशियन नाम का विलन अपने सुसाइड मिशन में कामयाब रहा था, जिसके बाद से उस जगह पर अब हमेशा रात ही रहती है। खैर, वो दोनों अपने चोरी में लगे ही होते हैं कि तभी वहाँ डार्क विंग नाम का सुपर हीरो आ जाता है, जो गार्जियंस ऑफ द ग्लोब का भी मेंबर होता है। तो डार्क विंग उन दोनों चोरों को अपने इक्विपमेंट की मदद से पकड़कर उन्हें बांध ही रहा होता है कि तभी उसकी सिग्नल वॉच पर एक प्रायोरिटी अलर्ट आता है कि सभी मेंबर्स को जल्दी से जल्दी गार्जियंस ऑफ द ग्लोब के बेस पर पहुंचना है। और डार्क विंग उन चोरों को वहां बांधकर अपने विंग जेट से उड़कर जाने लगता है और जाते हुए अपने एक हेल्पर या एसोसिएट को बोलता है कि मैंने 2 चोरों को एक जगह पर बांध कर रखा है, पुलिस को वहां पहुंचने के लिए कहो। और ऐसा कहकर डार्क विंग खुद बेस की तरफ निकल जाता है। तो अगर आपको ऑलरेडी कॉस्ट्यूम, विंग जेट का डिज़ाइन ये सब देखकर समझ नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि डार्क विंग क्लियरली डीसी के बैटमैन की पैरोडी है और मिडनाइट सिटी गॉथम सिटी की पैरोडी है। खैर, यहाँ से हम चलते हैं मॉस्को रशिया में, जहाँ 2 चोर एक औरत को लूट रहे होते हैं, पर अचानक से सुपर स्पीड में वहाँ से कोई गुजरता है और वो दोनों चोर ढेर हो जाते हैं और वो औरत बच जाती है। फिर कोई विलन आसपास तबाही मचाकर पुलिस को परेशान कर रहा होता है कि फिर से सुपर स्पीड में कोई उस विलन को बांध कर रख देता है और आखिर में कैट को भी वो सुपर स्पीड वाला हीरो बचा लेता है। और मॉस्को के ही किसी पार्क में एक लड़की अपनी ऑफिस की बातें उसी सुपर हीरो को सुना रही होती है, जो अभी तक सुपर स्पीड में लोगों की मदद कर रहा होता है। तो वो अपनी सुपर स्पीड में बीच बीच में निकलकर लोगों की मदद कर रहा होता है और ये जो लड़की होती है वो इसी सुपर हीरो की पार्टनर होती है, जिसे ये पता ही नहीं चल पा रहा होता है कि वो बीच बीच में कहीं जा रहा है। पर इस बार जल्दबाजी में वो अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के साथ ही उस लड़की के सामने बैठ जाता है, जिससे लड़की को पता चल जाता है और वो इस हीरो को डांटने लगती है। और हमें उस लड़की से पता चलता है कि इस सुपर हीरो का नाम रेड रश होता है, जो अगेन डीसी के फ्लैश की पैरोडी है। तो रेड रश फाइनली बैठकर पूरे ध्यान से बातें सुन ही रहा होता है कि तभी उसको भी गार्जियंस ऑफ द ग्लोब का प्रायोरिटी अलर्ट मिलता है और वो अपने पार्टनर को बाय बोलकर वहाँ से बेस के लिए निकल जाता है। फिर हम चलते हैं बॉस्टन अपने 3rd मेंबर के पास, जहाँ एक लड़की अभी सोकर उठी होती है और दूसरी लड़की उन दोनों के लिए खाना बना रही होती है। और यहाँ हम देखकर आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये दोनों भी रिलेशनशिप में होते हैं। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके रूम की दीवार को तोड़ते हुए कोई गॉडली क्रिएचर वहाँ आता है और उनमें से एक लड़की को देखकर कहता है, तुम्हारी जगह इन मॉर्टल्स के बीच में नहीं है वॉर वुमेन, तुम्हें मेरे साथ हमारे रल में वापस चलना होगा, तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी चिंता होती है। पर ये सब देख और सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सुपर हीरो या इस केस में गॉड अवतार में चेंज होकर कहती है, मैं अपनी मम्मी को कितनी बार बताऊं कि मैं वहीं जाऊंगी जहां मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसा कहने के साथ उन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जहां लास्ट में वॉर वुमेन उस क्रिएचर को भगा देती है और अपने पार्टनर से किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए कहती है। पर इससे पहले वो कुछ और बातें कर पाते वॉर वुमेन को भी वही प्रायोरिटी अलर्ट मिलता है और वो भी जल्दी में वहाँ से बेस की तरफ निकल जाती है। और जैसा आपने गैस कर ही लिया होगा कि अभी हमने जिसे देखा वो डीसी के वंडर वुमेन की पैरोडी होती है। इसके बाद हम चलते हैं एटलांटिस नाम के अंडरसी शहर में, जहाँ एक फिश सा दिखने वाला कैरेक्टर जिसका नाम है एक्वेरस, वो बोर होकर सो रहा होता है कि तभी उसे भी अलर्ट मिलता है और वो खुश होकर कि फाइनली उसे कुछ एक्शन करने को मिलेगा, ऐसा सोचते हुए बेस की तरफ जाने लगता है। और ये कैरेक्टर भी अब आपने गैस शायद कर ही लिया होगा, जी हाँ, ये एक्वामैन की पैरोडी है, हालांकि ये दिखने में उससे काफ़ी अलग है। खैर, समुद्र के बाद हम चलते हैं स्पेस में, जहाँ मार्शियन मैन और ग्रीन घोस्ट नाम के 2 सुपर हीरोज़ एक साइबरनेटिक एलियन से लड़ रहे होते हैं। उन दोनों की हालत उस एलियन ने ख़राब कर रखी होती है जब तक मार्शियन मैन ग्रीन घोस्ट को उसकी पावर्स याद नहीं दिलाता, जिसके बाद ग्रीन घोस्ट आसानी से उस एलियन को हरा देता है और वो दोनों वापस अर्थ पर आ जाते हैं। उनके अर्थ पर वापस आने पर हमें उनसे पता चलता है कि ग्रीन घोस्ट का टाइटल पहले किसी और का था और अभी करंट ग्रीन घोस्ट को सुपर हीरो बने हुए 1 महीना ही हुआ था। तो जैसा आप समझ ही पा रहे होंगे कि मार्शियन मैन डीसी के मार्शियन मैन हंटर की कॉपी या पैरोडी है, साथ ही ग्रीन घोस्ट ग्रीन लैंटर्न की कॉपी है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें भी अलर्ट मिलता है और वो दोनों भी बेस की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम चलते हैं इस ग्रुप के लास्ट मेंबर द इमॉर्टल के पास, जो डेनवर में किसी बाईप्लेन नाम के विलन से लड़ रहा होता है। बाईप्लेन एक सुसाइड मिशन करने आया होता है क्योंकि एक तो उसे कैंसर हो चुका होता है और दूसरा वो इमॉर्टल के सामने काफ़ी वीक होता है। तो उसका प्लान ये होता है कि वो खुद कई सारे कार्सिनोजन से लेस्ड होकर आया होता है और उसके ब्लास्ट होने के बाद वो कार्सिनोजन्स और लीथल कंपाउंड्स पूरे शहर में फैल जाएंगे और शहर के लोगों को बीमार करेंगे। पर इससे पहले बाईप्लेन
अपने आप को ब्लास्ट करता इमॉर्टल उसे पकड़कर स्पेस में फेंक देता है और खुद से कहता है जब भी डाउट में हो तो उन्हें यानी यहाँ विलन्स को स्पेस में फेंक दो, जिसके बाद उसे भी अलर्ट मिलता है और वो भी बेस की तरफ निकल पड़ता है। तो इमॉर्टल को हम लूजली सुपरमैन की पैरोडी मान सकते हैं और जब हम सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब बेसिकली डीसी की फेमस जस्टिस लीग की पैरोडी है, जिसमें बैटमैन, फ्लैश, वंडर वुमन, एक्वामैन, ग्रीन लैंटर्न, मार्शियन मैनहंटर और सुपरमैन की पैरोडी मौजूद है। तो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का बेस या हेडक्वार्टर होता है यूटा नाम की जगह पर और उनकी वो फैसिलिटी काफ़ी सीक्रेट लोकेशन पर होती है। जैसे ही इमॉर्टल अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि बाकी सभी मेंबर्स अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं और वो बाकियों से पूछता है तो क्या इमरजेंसी आई है, जिस पर रेड रश जवाब देता है हमें तो लगा था कि तुमने ही हमें यहाँ बुलाया है क्योंकि हम लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है और तुम ही अभी तक नहीं आए थे। और डार्कविंग पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, पर इससे पहले कोई कुछ और बोलता है या समझ पाता अचानक से पहले रेड रश और एक्वेरस को कोई मार देता है, जिसके बाद ग्रीन घोस्ट की गर्दन उड़ जाती है, फिर वॉर वुमेन की गर्दन तोड़ी जाती है, जिसके बाद मार्शियन मैन और डार्कविंग के चेस्ट को फाड़कर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही कोई उन सभी सुपर हीरोज़ को जान से मार देता है जो उस टाइम पर अर्थ के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक थे। हालांकि इमॉर्टल अभी भी जिंदा होता है और वो चिल्लाता है डरपोक मेरे सामने आ, तूने बाकियों को भले ही सरप्राइज से पकड़ लिया हो पर मुझसे तू ज़्यादा देर छुप नहीं पाएगा। तभी इमॉर्टल को दिखता है कि किसने उसके दोस्तों को मारा है और वो कहता है तुम कभी पसंद नहीं थे। पर इमॉर्टल कुछ करता है इससे पहले उसकी गर्दन को भी उसके बॉडी से अलग करके इमॉर्टल को भी मॉर्टल बना दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है और इसी के साथ ही पूरी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब टीम कुछ सेकंड्स में ही अपने ही हेडक्वार्टर्स में मारी जाती है। और अगले सीन में हमें ये रिवील किया जाता है कि ये सब कुछ ओमनी मैन ने किया होता है, जो इमॉर्टल की लाश के पास खड़े होकर उसकी आखिरी बात के जवाब में कहता है फीलिंग्स म्यूचुअल थी, यानी ओमनी मैन भी इमॉर्टल को पसंद नहीं किया करता था। साथ ही आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा देना। खैर ओमनी मैन का यहाँ क्या मोटिव था, यहाँ क्या हुआ, हमें अभी कुछ पता नहीं चलता और सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद पर, जहाँ ओमनी मैन अपने घर के बाहर खड़ा होता है और ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे उसे इस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता ही ना हो और वो अपने दोस्तों की डेथ पर काफ़ी दुखी हो। उसी के साथ यहाँ मौजूद होता है डेमियन डार्क ब्लड जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। यही हम ये भी देखते हैं कि एटम ईव उड़ते हुए खिड़की से माँ के कमरे में चले जाती है। तो ओमनी मैन पहले अपना झूठा दुख डेमियन को शो करता है और कहता है कि भला ऐसा कौन कर सकता है, जिसके बाद डेमियन उससे पूछता है मैं भी यही पता लगाना चाह रहा हूँ, तुम ब्लैक सैमसन के बारे में क्या जानते हो। ओमनी मैन बताता है कि इस इंसिडेंट के एक रात पहले किसी ने ब्लैक सैमसन का सूट चुरा लिया था और आर्ट को खुद ब्लैक सैमसन पर ही ऐसा कुछ करने का शक था, जिस पर डेमियन पूछता है तुम्हें लगता है सैमसन ये सब कर सकता है, जिस पर ओमनी मैन कहता है नहीं, जब उसके पास अपनी पूरी पावर्स भी थी तब भी वो किसी एक भी गार्जियन को अकेले हराने के काबिल नहीं था और अगर उसने ही सही में ये सूट चुराया है तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी पावर्स मिली होंगी कि वो किसी एक को भी हरा पाए, सबको हराना तो दूर की बात है। जिस पर डेमियन भी एग्री करता है पर साथ में ये भी कहता है कि फिर भी उनका सबसे पहला सस्पेक्ट अभी के लिए ब्लैक सैमसन ही रहेगा और साथ ही वो ओमनी मैन से और पॉसिबल सस्पेक्ट्स के बारे में भी पूछता है। यही हम देखते हैं कि इनविंसिबल भी कहीं बाहर से आकर अपने रूम में खिड़की से जा रहा होता है और हम चलते हैं मार्क के रूम में ही, जहाँ ईव बैठकर रो रही होती है। मार्क ईव को अपने रूम में देखकर सरप्राइज होता है और ईव बताती है कि रेक्स प्लोड डुप्लीकेट के साथ ईव से चीट कर रहा था और यही वो चीज़ थी जो ईव ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखी थी। मार्क ये सब समझने की कोशिश करके ईव को सिंपैथी देने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान ईव भी रोते हुए मार्क के पैरों में अपना सर रख देती है। पर तभी उस रूम में मार्क की मॉम भी आ जाती है और जिस एंगल से वो देख रही होती है वहाँ से कुछ इस टाइप का नज़ारा दिख रहा होता है, जिससे ऑब्वियसली कोई भी कुछ गलत ही समझ लेगा, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और इससे गुस्सा होकर डेबी उन दोनों को उसके साथ नीचे चलने के लिए कहती है। मार्क डेबी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो गलत समझ रही है, पर डेबी उन्हें डांटना कंटिन्यू रखती है। पर तभी ओमनी मैन भी वहाँ आ जाता है और मार्क से कहता है मार्क हमें कल एक फ्यूनरल में जाना है, गार्जियंस ऑफ द ग्लोब मारे जा चुके हैं। फिर सीन यहाँ से चेंज होता है अगली सुबह में, जहाँ हम चलते हैं मार्क के स्कूल में। मार्क अपने लॉकर से सामान निकाल रहा होता है कि तभी विलियम भी वहाँ आ जाता है और हेलो करके मार्क से पूछता है और क्या चल रहा है, जिस पर मार्क कहता है बस फिजिक्स की तैयारी कर रहा था, ये जो नया टीचर आया है ये तो हमारी जान ही ले लेगा। जिस पर विलियम कहता है लगता है स्कूल में सभी जान लेने वाले ही फिजिक्स टीचर आते हैं, तो तुम इसे भी उड़ा दोगे। तो यहाँ विलियम मिस्टर हाइल्स की बात कर रहा होता है जिसे हमने लास्ट वॉल्यूम में देखा था। मार्क विलियम को ये बात धीरे बोलने के लिए कहता है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। साथ ही वो विलियम को ये भी क्लियर करता है कि मिस्टर हाइल्स ने ही खुद को ब्लास्ट किया था, ना कि मार्क ने उन्हें ब्लास्ट किया था।
अभी मार्क और विलियम ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की मार्क को एक लेटर देकर जाती है और उस लेटर को घर जाकर ओपन करने के लिए कहती है और मार्क को विश्वास ही नहीं हो पाता कि अभी अभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। खैर इतने में ही वहाँ पर डेरेक भी आ जाता है, जिसके बारे में अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला देता हूँ कि ये मिस्टर हाइल्स का लास्ट शिकार था, जिसको पूरी तरह से बॉम्ब में कन्वर्ट करने से पहले मार्क और ईव हाइल्स के पास पहुँच गए थे और डेरेक बच गया था। डेरेक उस इंसिडेंट के बाद आज पहली बार स्कूल वापस आया होता है। विलियम मार्क को बताता है कि रेस्क्यू होने के बाद से ही डेरेक में से सभी बॉम्ब शव को बाहर निकाल दिया गया था और उसके ऑर्गन्स को फिर से नॉर्मली रीअरेंज कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो 1 से 1.5 महीने में ही ठीक होकर वापस आज स्कूल आ चुका था। मार्क डेरेक को वेलकम बैक कहता है, जिस पर डेरेक भी खुश होकर थैंक्स बोलता है। जिसके बाद विलियम मार्क को स्कूल के बाद अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है, पर मार्क मना करते हुए बताता है कि उसे एक फ्यूनरल में जाना है, जिस पर विलियम फिर से एक्साइटमेंट में ज़ोर से बोलने लग जाता है और कहता है, ओ हाँ, मुझे भी गार्जियंस ऑफ द ग्लोब वाली बात पता चली, तुम्हें तुम्हारे डैड की वजह से इनविटेशन मिला होगा शायद। मार्क फिर थोड़ा सा चिढ़कर उसे धीरे बोलने के लिए कहता है और विलियम सॉरी कहता है। इतने में ही उनके पास ईव भी आ जाती है और विलियम और ईव साथ में ही अपनी बात मार्क से कहते हैं। पहले विलियम कहता है, ठीक है मार्क, अब मैं जाता हूँ वरना मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊँगा, तो शाम को जहाँ जा रहे हो वहाँ एंजॉय करना। और ईव भी उसी टाइम पर कहती है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाह रही थी मेरी बातों को कल सुनने के लिए। और एक दूसरे की बात सुनकर विलियम और ईव दोनों ही वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं और मार्क वहाँ अकेला खड़ा रह जाता है। जिसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है, जहाँ इनविंसिबल स्कूल से घर आते वक्त एलिफेंट नाम के एक विलन को हराकर ढेर कर देता है, पर ओमनी मैन वहाँ आकर उसे जल्दी से घर चलने के लिए कहता है ताकि वो तैयार होकर टाइम पर फ्यूनरल में पहुँच पाए। जिसके बाद हम चलते हैं उनके घर पर, जहाँ ओमनी मैन फ्यूनरल के टाइम तैयार हो रहा होता है। डेबी ओमनी मैन से पूछती है कि क्या उसने मार्क के बर्थडे के बारे में कुछ सोचा है, जो कि नेक्स्ट वीक ही होता है, पर ओमनी मैन को बर्थडे के बारे में कुछ याद ही नहीं होता, जिस पर डेबी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। पर ओमनी मैन बहाना दे देता है कि गार्जियंस की डेथ की वजह से वो अभी थोड़ा परेशान चल रहा है। जहाँ से सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं फ्यूनरल में ही, जहाँ कई सुपर हीरो गार्जियंस ऑफ द ग्लोब को फाइनल रिस्पेक्ट देने आ रहे होते हैं। इसी फ्यूनरल में ब्लैक सैमसन भी आया होता है और डेमियन किसी सुपर हीरो से बात करते हुए बताता है कि अब सैमसन उसकी सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जब डेमियन ने उसके बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि सैमसन तो कई हफ्तों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला है। यहाँ तक कि उसे तो गार्जियंस की डेथ के बारे में भी डेमियन से ही पता चला और फिलहाल डेमियन के पास कोई भी प्रॉपर सस्पेक्ट नहीं है और वो गार्जियंस के विलन्स पर ही फोकस करेगा कि कहीं उनमें से किसी ने ही ऐसा करा हो। सभी लोग वहाँ आकर बैठ जाते हैं और सेटल होते हैं। जिसके बाद ओमनी मैन अपनी रिस्पेक्ट देते हुए एक स्पीच दे रहा होता है। इसी स्पीच के दौरान वो देखता है कि मॉलर ट्विंस भी वहाँ आ रहे होते हैं और ओमनी मैन उन्हें देखकर सरप्राइज होते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मॉलर ट्विंस ओमनी मैन को स्पीच कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि वो वहाँ कोई हंगामा या बुरा काम करने नहीं आए हैं, वो बस अपने वर्दी अपोनेंट्स को रिस्पेक्ट देने आए हैं। यहीं मौजूद इनविंसिबल भी ओमनी मैन को कंटिन्यू करने को कहता है, ये कहते हुए कि वो खुद उन ट्विंस पर नज़र बनाए रखेगा। पर तभी ओमनी मैन के पीछे एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं सैनफोर्ड को ब्लैक सैमसन के नए सूट में। तो ब्लैक सैमसन या मार्कस के ही बटलर सैनफोर्ड ने आर्ट से वो सूट चुराया होता है, पर मार्कस को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। सैनफोर्ड इस बात पर गुस्सा होता है कि गार्जियंस ऑलरेडी मर चुके थे, क्योंकि सैनफोर्ड खुद उन्हें मारना चाहता था और इस गुस्से का रीज़न सैनफोर्ड ये बताता है कि गार्जियंस ने उसके मास्टर यानी ब्लैक सैमसन के साथ सही बिहेव नहीं किया था, जिसका वो बदला लेना चाहता था। सैनफोर्ड एक दो छोटे सूप्स को परेशान ज़रूर करता है, पर कुछ ही देर में ओमनी मैन उसे एक हल्का सा पंच मारकर बेहोश कर देता है और सैमसन बेहोश सैनफोर्ड के पास जाकर कहता है, ये तुमने क्यों किया दोस्त, ये तुमने क्यों किया? तो सैमसन को भी इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है और सैनफोर्ड खुद ही जज्बाती होकर अपने मास्टर का बदला लेने निकला होता है। कमाल का वफादार बटलर है यार ये तो। खैर इस सब के बाद फ्यूनरल कंटिन्यू होता है और कुछ टाइम बाद मार्क और ओमनी मैन घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ईव वापस टीम के हेडक्वार्टर्स जाती है, जहां जाकर वो देखती है कि रोबोट और केट के कुछ वर्जन्स काम में लगे होते हैं, पर साथ ही रेक्स, प्लोड और केट का एक वर्जन एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग में लगे होते हैं, जिसे देखकर ईव चिढ़ जाती है और वहाँ से चले जाती है। रेक्स का पहले ईव पर ध्यान ही नहीं जाता, पर जब वो ईव को देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करता है, पर ईव उसकी नहीं सुनती। वापस जाए मार्क के पास तो मार्क वापस घर आ चुका होता है और वापस आकर सबसे पहले स्कूल में मिले उस लेटर को देखता है, जिसमें लिखा होता है टू मार्क फ्रॉम एम्बर। तो जिसने ये लेटर दिया होता है उस लड़की का नाम होता है एम्बर और अभी मार्क उस लेटर को खोलकर पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी खिड़की से एक पत्थर आता है और मार्क लेटर छोड़कर खिड़की की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ हमें दिखता है कि उस लेटर में एम्बर ने अपना नंबर दिया होता है। खैर मार्क खिड़की से बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो पत्थर विलियम मार्क को बुलाने के लिए फेंक रहा होता है। मार्क विलियम को एम्बर के लेटर के बारे में बताता है, जिस पर विलियम उसे स्टर्ट कहता है। जिसके बाद विलियम बताता है कि जब से उसे मार्क की सच्चाई पता चली है वो अपनी आसमान में उड़ने की फैंटेसी पूरी करना चाहता है और मार्क दोस्ती की खातिर इस बात के लिए मान भी जाता है और विलियम को लेकर आसमान में उड़ने लग जाता है और साथ में ये भी कहता है
एनीवेज फिर हम चलते हैं ओमनी मैन और डेबी के पास, जहाँ डेबी ये पॉइंट आउट करती है कि गार्जियंस के डेथ के बाद से ही ओमनी मैन काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, जबकि पहले भी कई सुपर हीरोज़ की डेथ डेबी और ओमनी मैन देख चुके हैं, पर ओमनी मैन ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया है। पर ओमनी मैन कहता है कि वो ठीक है और फिलहाल के लिए ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर उसी रात के टाइम पर हम चलते हैं उस सिमेट्री या शमशान घाट पर जहाँ डेविड हाइल्स को दफनाया गया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं डेरेक को, जो शराब के नशे में होता है और इस बात से गुस्सा होता है कि लोगों ने हाइल्स के नाम का बरियल अलाउ कर दिया। डेरेक कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बेटे के साथ जो भी हुआ जिससे तुम ये सब करने पे उतर आए, मेरे लिए तुम गुनहगार ही रहोगे, पर हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ज़रूर लाया हूँ। और ऐसा कहते हुए डेरेक हाइल्स की ग्रेव पर ही मूत्र विसर्जन करे। इत्तेफाक से इसी जगह के थोड़े पास ही इमॉर्टल की ग्रेव भी मौजूद होती है और हम देखते हैं कि दो लड़के फावड़ा और दूसरे इक्विपमेंट्स लेकर उस ग्रेव के पास जा रहे होते हैं। पहला लड़का पूछता है भला हम ये कर क्यों रहे हैं, जिस पर दूसरा लड़का कहता है क्योंकि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि एक बार हमने इमॉर्टल के स्कल से पानी पी लिया तो हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। पहला लड़का कहता है उसका स्कल, पर उसे मरे तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तो उसकी बॉडी इतनी डिग्रेड ही नहीं हुई होगी। जिस पर दूसरा लड़का जवाब देता है तो तुम क्या वेट करना चाहते हो कि किसी और को ये आइडिया आए और वो हमसे पहले उसे चुरा ले। और ऐसा कहते हुए वो इमॉर्टल की ग्रेव खोदने लग जाते हैं और खोदते खोदते उसकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। पर इतने में ही वहाँ मॉलर ट्विंस आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ से हम संभाल लेंगे बॉयज़, तुम्हें पता नहीं है तुमने हमारा कितना टाइम बचा लिया है। और मॉलर के ऐसा कहने के साथ ही वॉल्यूम 2 8 इज़ इनफ यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इस वॉल्यूम में हमें एलन द एलियन दिखाया गया, उसके अलावा गार्जियंस ऑफ द ग्लोब को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। हालांकि उनका तो इंट्रोडक्शन के साथ ही द एंड भी हो गया। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि हमें गार्जियंस के बारे में थोड़ा और दिखाया जाना चाहिए था ताकि हम उनसे सही से कनेक्ट कर पाते, पर खैर ये भी ठीक ही था। आपको क्या लगता है कि हमें गार्जियंस के कुछ और सीन दिखाए जाने चाहिए थे या इतनी स्टोरी उनकी काफ़ी थी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आगे के एपिसोड्स बनाने का मोटिवेशन ऐसे ही मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।